हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एंजल मैम नीट बायोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने यहाँ ये सब पढ़ लिया था कि स्पर्मेटिड्स कैसे बनता है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड कैसे होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है और लास्ट में वो डिवाइड होकर स्पर्मेटिड बना देता है। यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे स्पर्मेटिड बनता है, उसके बाद होता क्या है। स्पर्मेटिड्स जो लास्ट में बना वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा, ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटाजोआ, ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो स्पर्मेटिड्स लास्ट में बना उनको स्पर्म्स के पास ट्रांसफ़र करेगा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड, अब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया तो जो स्पर्म का हेड है, जो स्पर्म को स्पर्मेटिड्स जेनेटिक मटेरियल मिल गया, स्पर्म बन गया, उसका जो हेड है वो किसके साथ एम्बिडेड हो जाएगा, सेर्टोली सेल्स के साथ, एम्बिडेड सेर्टोली सेल्स के साथ अटैच हो जाएगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे स्पर्म बन रहा था वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। मतलब जब स्पर्म बन गया तब अब स्पर्म बनने के बाद जो स्पर्म का हेड है वो सेर्टोली सेल के साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा और फिर सेर्टोली सेल की हेल्प से फाइनली वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था, तो वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं मतलब स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कैसे होता है, कब होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये हमको पता है। स्पर्म्स बनना मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेल जर्म सेल होते हैं वो तो जब से किसी भी बॉय का बर्थ होता है तब से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एज होती है जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज, जब तब जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और क्यों तब होता है? ड्यू टू सिग्निफिकेंट, उस टाइम पे क्या होता है जब प्यूबर्टी एज आ जाता है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जो ये हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो इंक्रीज GnRH है, जो इंक्रीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, जो बढ़ गया, वो फिर क्या करता है बढ़ने के बाद? पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? फिर वो बनाएगा दो नए हार्मोन्स जिसको बोलते हैं ल्यूटिजिनिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिजिनिंग हार्मोन जो बना वो बनाएगा, फिर से क्या बनाएगा? वो बनाएगा एंड्रोजेंस। और मैंने आपको पहले बताया था कि एंड्रोजेंस बहुत ज़रूरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजेंस बहुत ज़रूरी होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब प्यूबर्टी एज आएगी तो जो हार्मोन है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा उसका सिक्रेशन, जिसकी वजह से जैसे ही वो इंक्रीज़ होगा वैसे वो पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल गया कि गोनेडोट्रोपिन इंक्रीज़ हो गया है, तो उसको अब क्या करना है? उसको वो सीक्रेट कर देगा दो हार्मोन जिसको बोलते हैं ल्यूटेंसिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे एंड्रोजेंस का, और एंड्रोजेंस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हम लोग पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर, जो स्पर्म बना यानी जो मेल गैमेट है उसका स्ट्रक्चर होता क्या है? ऐसा है। सबसे पहले इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है स्पर्म। इसमें क्या क्या होता है? एक हेड, नेक, स्मॉल नेक, ए मिडल पीस एंड अ टेल। ये वाला देखो आपको मैं बताती हूँ। ये वाला जो है ये है हेड, ये जो बीच का आपको दिख रहा है ये है नेक,
ये जो है ये वाला पूरा, ये है मिडल पीस, और ये है बहुत बड़ा ये टेल। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक स्पर्म का। फिर भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, है ना। आपको दिख रहा होगा ये जो स्पर्म है ये सराउंडेड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्पर्म होता है वो सराउंडेड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हेड होता है स्पर्म का, जो ये वाला हेड है, उसके बीच में ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल। ये जो हेड है इसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये छोटा सा नेक है। ये है जो मिडल पीस, इसके अंदर आपको ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? ताकि वो स्पर्म को फ्लो करने में, स्पर्म मोटाइल होता है तो उसको फ्लो करने में हेल्प करे, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। ये हमने देखा। स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेप्लॉइड होगा क्योंकि हमको पता है स्पर्म हेप्लॉइड होता है, तभी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के ऊपर जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम ये वाला जो देखो, ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये कैप जैसा ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ एक्रोजोम। ये जो होता है वो एक्रोजोम है। एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स। एक्रोजोम्स में क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो किस में हेल्प करता है? ये वाला एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ओवम के फर्टिलाइजेशन में वो हेल्प करता है, इसलिए वो एक्रोजोम ज़रूरी है। फिर मिडल पीस, मिडल पीस की बात करते हैं। तो मिडल पीस में क्या होता है? मिडल पीस के पास मैंने आपको जैसा बताया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलेट स्पर्म मोटिलिटी। हमको पता है स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है, तभी वो फीमेल ओवम के पास तक जाएगा और फर्टिलाइज करेगा। द ह्यूमन मेल एक बार में कितना स्पर्म इजैक्यूलेट करते हैं? एक बार में कितना स्पर्म इजैक्यूलेट होता है? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। एक बार के इजैक्यूलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं। उससे ही आप समझ जाओ कि कितना छोटा होता होगा स्पर्म। और वो ज़रूरी है ताकि इतने सारे होंगे तभी वो फर्टिलाइजेशन करवा पाएंगे। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी क्या है कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स के जो शेप और साइज़ हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, और एटलीस्ट 40% में अच्छे से मोटिलिटी होनी चाहिए, जो अच्छे से मोटाइल हो, मूव कर सके, तो ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। स्पर्म्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन के वहाँ से रिलीज होता है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? बाय एसेसरी डक्ट्स। वो हमने पढ़ा था, वास डेफरेंस के थ्रू जाता है। देखो ये पढ़ा था ना हमने पहले, आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल और पोस्टेट के थ्रू वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। सेमेन, अब देखो सेमेन और स्पर्म दोनों सेम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि सेमेन एंड स्पर्म अब सेम नहीं। सेमिनल प्लाज्मा प्लस सेमेन प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सेमेन। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सेमेन। अब जो फंक्शंस थे एसेसरी डक्ट्स के, जो एसेसरी डक्ट्स के फंक्शन है और ग्लैंड्स है, उसको कौन मेंटेन करता है? बाय टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। ये हमने पढ़ा था, बाय टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। और वो हार्मोन है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस ही सारे जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं उसके फंक्शन को मेंटेन करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फील। अब आएगा, ये पूरी बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यहाँ ख़त्म हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसे था और स्पर्म बनता कैसे था वो हमने इसके पहले देख लिया, है ना।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओजेनेसिस के बारे में।